जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बताना चौहान में। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके में दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के अंतिम सेशन स्टैटिक जीके बुक रोजगार विद्यान के सर की अंतिम क्लास चल रही है दोस्तों, जिसमें हम पार्ट 4 में पहुंच चुके हैं। लगभग दोस्तों अभी तक हमने 200 प्रश्नों को कवर कर लिया है पार्ट 3 तक में, और आज हम दोस्तों पार्ट 4 में लगभग 300 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोगों के लिए 100 महत्वपूर्ण शानदार प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सामान्य रूप से उपयोगी रहने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, क्लास को इसके बिल्कुल भी ना करें, और आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिएगा। बहुत ही दोस्तों मज़ा आने वाला है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड रहने वाली है। तो अभी तक जिन लोगों ने, हमारे सभी प्यारे दोस्तों ने, यदि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए दोस्तों, सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी, एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों श्रृंखला में आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। तो आज हम दोस्तों पार्ट 4 में पढ़ेंगे। पुनः क्लास हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने पिछली क्लास को ऑफ किया था, क्योंकि हमने जो आपसे वादा किया है कि हम आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट पेज बाय पेज कराएंगे, तो हम आप लोगों को करवा ही देंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें, और जो लोग अभी तक क्लास में नहीं जुड़ पाए उन लोग को क्लास में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी जो क्लास है वो रोजाना आपकी चलने वाली है, कंटिन्यू चलने वाली है। और इस टॉपिक पर 2 वीडियोस और आएंगी, क्योंकि दोस्तों इस बुक में आपके टोटल 500 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको 100 क्वेश्चंस करवाए हैं, और कुछ वीडियोस में आपको 50 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आज पार्ट 4 में हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, पार्ट 5 में 100 क्वेश्चन, और पार्ट 6 में 100 क्वेश्चन। इसके बाद आपकी इस बुक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको स्टैटिक जीके के लिए कहना नहीं पड़ेगा कि सर स्टैटिक जीके की क्लास लाएं, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके का ये अंतिम सेशन चल रहा है। तो आप लोग जितना हो सके इस अंतिम सेशन पर जोर दीजिए, क्योंकि अंतिम सेशन वही होता है जो कि अभी तक हमने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है पूरी थ्योरी क्लासेस में, क्योंकि पूरी थ्योरी क्लास का निचोड़ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में मिलने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है। मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों से बोला था कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन किसी भी कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, जो कि मुझे सबसे गलत लगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ना ही आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हो, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। आप लोग क्या नाराज़ हो मुझसे क्या? ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, हाँ, कि कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि दोस्तों कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसके कारण वजह से मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू क्लास नहीं ला पा रहा, लेकिन फिर भी मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। तो कृपया आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि थोड़ा वीडियो को दोस्तों शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, बस मुझे इतना ही मोटिवेशन मिलता है, और बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। और फिर मैं आप लोगों के लिए वैसे ही कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, और ऐसे ही करता रहूँगा। और आप लोगों को जिस भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, किसी भी बुक के सॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो, किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको भी जो भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग, कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पार्ट 1 क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन तीर्थकरों के लिए। हम उसको बोल सकते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। हम बोलते हैं ना कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन मंदिर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो जैन तीर्थकरों लोगों का मंदिर है। तो दिलवाड़ा का मंदिर किसको है? जैन तीर्थकरों को समर्पित है। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? बोध गया, अब बोध गया कहाँ पर आपका है? बिहार में है। तो बिहार स्थित बोध गया प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया? बताएंगे किस शासक ने करवाया? अजात शत्रु, अशोक, देवपाल, या दोस्तों धर्मपाल? बताइएगा आप लोग, किसने करवाया था? अजातशत्रु, अशोक, देवपाल, या दोस्तों धर्मपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने बोध गया मंदिर में बोधि मंदिर का निर्माण कराया। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई भी कैंडिडेट इसका गलत आंसर नहीं देगा। बताइएगा, दिल्ली में जो स्थित जामा मस्जिद है दिल्ली की, उसका निर्माण किसने कराया? अकबर, शाहजहां, शेर शाह, या हुमायूं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? शाहजहां। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद का निर्माण है वो किसने कराया? शाहजहां ने। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित
लोटस टेम्पल, आप लोगों ने दोस्तों कमल मंदिर तो देखा ही होगा, दिल्ली में स्थित है लोटस टेम्पल, वो किस धर्म से संबंधित है? वो किस धर्म से संबंधित है बताइएगा? बहाई है, पारसी है, यहूदी है, या दोस्तों हिंदू है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जो लोटस टेम्पल आपका जो दिल्ली में बना है वो बहाई धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, अब तक का एग्जाम में कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन से ये क्वेश्चन नंबर 205, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, या श्रीकालहस्ती में? बताइएगा, या श्रीकालहस्ती में? इसका सही जवाब बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो यह दोस्तों आपके कहाँ पर है? हम्पी में स्थित है। कहाँ पर है? हम्पी में स्थित है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है दोस्तों, आपको बताना है कि कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है, लिंगराज कहाँ है, कंदरिया महादेव कहाँ है और दिलवाड़ा कहाँ है। देखिए अभी आपको इसी वीडियो का पहला क्वेश्चन जो कि मैंने बताया था कि माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर क्या था? जैन तीर्थकरों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी का सही मिलान हो जाएगा, थर्ड नंबर। कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव आप सभी को पता होना चाहिए, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। तो सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। क्लियर? अगला पॉइंट है कैलाशनाथ और लिंगराज। अब आपको बताना है दोस्तों कैलाशनाथ और लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित हैं। कैलाशनाथ मंदिर और दोस्तों लिंगराज मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर की बात करते हैं, कैलाशनाथ मंदिर दोस्तों आपका कांचीपुरम में स्थित है। कहाँ पर है? कांचीपुरम में स्थित है। और लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ये आपके देखिए क्वेश्चन ये एक है, लेकिन आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन बन गए हैं। इसमें तो आपको सही मिलान करके पूछ लिया है एग्जामिनर ने कि प्रसिद्ध मंदिर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में शहर। आप लोगों को सही मिलान करके उसका ऑप्शन चुनना है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में या आपको यहीं से सिंगल सिंगल क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर आपका किस शहर में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कांचीपुरम में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? आपका माउंट आबू में है। कंदरिया महादेव कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे आपको दोस्तों क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो चलिए, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन इसका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची का महान स्तूप, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको दोस्तों पार्ट 3 में भी मैंने आपको सांची के जो बौद्ध स्तूप है आपको बताया था, ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि देखिए दो दोस्त हमारे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी क्लासेस को दोस्तों डेली लेते हैं, उन्हें पता होगा कि हाँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी क्लास में मैंने करवाया था, क्योंकि मुझे याद रहता है। तो आप लोग यदि वीडियो को कंटिन्यू देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। कई बार दोस्तों आपको मैंने बताया है कि सांची का जो बौद्ध स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस टीम ने ISL यानी कि दोस्तों इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता? इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को चुनना है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ISL इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जो है वो एटलेटिको डी कोलकाता ने जीता। किसने जीता? एटलेटिको डी कोलकाता ने। नेक्स्ट, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो कि शिवाजी को समर्पित 10वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। मुक्तेश्वर मंदिर आप लोगों से पूछा है। कुछ क्वेश्चंस नए हो सकते हैं जो कि आपने पहली बार दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए नए क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो आप लोग उनका रिवीजन भी कर सकते हो, पता हो जाएगा आपको, उनका नोट्स भी बना सकते हो आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुक्तेश्वर मंदिर जो है ये भी आपके उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में स्थित शिवाजी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। आप सभी जानते हैं कि 100 वर्ष में कितनी शताब्दियाँ होती हैं? 100 वर्ष में दोस्तों आपकी एक शताब्दी होती है। 100 साल बराबर एक शताब्दी होती है, याद रखिएगा। सभी को पता होगा तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगला दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार।
मैंने आपको कई बार बताया कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि ग्रैमी पुरस्कार जो है ये आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वही पूछा है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला पूछा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 210 का सही जवाब बताएंगे। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है तन्वी शाही। तन्वी शाही है। और मुझे पता था कि काफ़ी लोग लता मंगेशकर लगाएंगे। लता मंगेशकर वाले जितने भी कैंडिडेट सभी का आंसर गलत है। इसका सही जवाब है तन्वी शाह। आपसे पूछा है पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला है तन्वी शाह। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 211। कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी है? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। नर्तकी नटराज हैं, सरोज खान है, अलारमेल वल्ली, या दोस्तों हेमा मालिनी है। बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलारमेल वल्ली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 212। निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटीपुगा नृत्य के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किस नृत्य को हम गोटीपुगा नृत्य के नाम से भी जानते हैं? और आप लोगों ने अक्सर जो ऑप्शन में जो नृत्य दिए गए हैं, भांगड़ा है, गरबा है, लावड़ी है और बंद नृत्य, इनके बारे में सुना ही होगा। लेकिन इस नृत्य को किस नाम से और भी जाना जाता है? तो वो है गोटीपुगा। लेकिन गोटीपुगा के नाम से हम किस नृत्य को जानते हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गोटीपुगा जो है ये हम बंद नृत्य को जानते हैं। किसको? बंद नृत्य के नाम से भी इसको हम जानते हैं। गोटीपुगा और बंद नृत्य जो है ये दोनों दोस्तों एक ही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नोंग क्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नोंग क्रेम उत्सव है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय में दोस्तों नोंग क्रेम नृत्य उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी। हम कह सकते हैं कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह, पीटी ऊषा, टिंटू लुक्का या दुती चंद की? बताइएगा। प्रश्न नंबर 214 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर बताया है आप लोगों ने। जो लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये ऑटोबायोग्राफी मिल्खा सिंह की है। नेक्स्ट है, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मेघालय या दोस्तों कर्नाटक? बहुत ही इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखिएगा जो बीदर का किला है दोस्तों ये आपके कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा कर्नाटक। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 216। भारत के किस राज्य में वंगाला उत्सव मनाया जाता है? वंगाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड, गोवा, मेघालय या दोस्तों केरल में? बताइएगा। या दोस्तों केरल में। तो याद रखिएगा वंगाला महोत्सव है ये भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय में दोस्तों कौन सा उत्सव मनाया जाता है? वंगाला। याद रखिएगा। नए क्वेश्चन से एक दो बार अपन को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा और इनका बारी बारी से समय पर रिवीजन करते जाइएगा। आपको हमेशा याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है दोस्तों, भगवान खंडोबा से जुड़ा एक वाघ मुरली नृत्य जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अब देखिए कितनी अच्छी बात एग्जामिनर ने यहाँ पर बताई है आप लोगों के लिए। ऐसे क्वेश्चंस कब एग्जामिनर पूछता है? जब आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ वही क्वेश्चन को घुमाकर पूछने की आदत और उसी क्वेश्चन को दोस्तों रिपीट करने के जब चांसेस बढ़ते हैं तो एग्जामिनर आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है। अभी तक आप यदि मेरी बात को नहीं समझे तो आइए समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर आपको लिखा है भगवान खंडोबा। मान लिया कि आपको इस एग्जाम में एग्जामिनर ने क्या पूछा है, चाहता तो एग्जामिनर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता था कि बताइए कि वाघ मुरली नृत्य यहाँ से, लेकिन भगवान खंडोबा का क्या नाम था कि जरूरी हम उनका नाम ही दें? हो सकता था एग्जामिनर आपसे इतना ही पूछ सकता था कि बताइए वाघ मुरली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इतना भी तो पूछ सकता था, तो भी हमारा आंसर वही आता। और जो क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने दिया है कि भगवान खंडोबा से जुड़ा और यही क्वेश्चन, फिर भी आंसर वही रहेगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर बता देता हूं कि इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा। तो ये है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी मुंबई। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो वाघ मुरली नृत्य जो है दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। अब समझिएगा कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन क्यों दिया। इसलिए दिया कि आगे भी दोस्तों आपसे यही क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर उठा के पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आप लोग जो भी एग्जाम देते हैं सभी लोग सभी
फॉर्म अप्लाई करते हैं। भले ही आप जैसे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप एसएससी का फॉर्म फिल नहीं करते? जरूर करते होंगे। या आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप लोग एसएससी की या एसएससी जीडी की या अन्य स्टेट पुलिस की जरूर आप लोग तैयारी करते होंगे। सभी की सभी फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों एग्जामिनर ने इसीलिए दिया कि आप लोगों ने यदि इस एग्जाम में यदि इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आपको दोस्तों भगवान खंडोबा का नाम जरूर सुनने को मिला होगा। तो हो सकता है आगे आपसे एग्जामिनर यही पूछ दे कि बताइए कि वाग्य मुरली नृत्य का संबंध किस भगवान से है? किस भगवान से? तो भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, और बाद में भगवान खंडोबा भी दे देगा। तो आप लोगों को बताना है। अब देखिए वाग्य मुरली, अब इसमें मुरली लगा हुआ है, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको इस यही क्वेश्चन उठा के पूछ दे कि बताइए वाग्य मुरली का संबंध किस भगवान से। तो आप मुरली और भगवान विष्णु को लगा देंगे आप लोग। क्यों? भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप हैं, तो आप लोग मुरली समझ के उसमें टिक जरूर कर देते। और लेकिन यदि आप भगवान खंडोबा का नाम यदि याद रख गए तो आप इस क्वेश्चन को सही कर जाओगे, और यदि भूल गए तो आप जरूर गलत कर दोगे और आपको लगेगा कि मैंने 110% बिल्कुल सही किया है, जबकि आपने वो गलत कर दिया है। तो मेरे समझाने का मतलब इतना ही है दोस्तों कि इनका नाम याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आगे आने वाले एग्जाम में। किस शिफ्ट में पूछ दे, किस एग्जाम में पूछ दे, कोई पता नहीं, लेकिन आपको दोस्तों याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर तभी रखता है जब इस क्वेश्चन के आगे भी दोस्तों पूछे जाने की संभावना 100% रहती है। तो इसमें तो 100% है कि जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा भगवान खंडोबा का संबंध किससे है? वाग्य मुरली से है। तो वाग्य मुरली आपका एक नृत्य है जो कि मूल रूप से आपके महाराष्ट्र में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका थी? उस्ताद हैं, इसे गलत लिखा हुआ है। उस्ताद अली अकबर खान, हरि प्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खान, मदुरई, षणमुखादेवी सुब्बुलक्ष्मी। बताइएगा। इसको हम दोस्तों एमएस लक्ष्मी की भी सुब्बुलक्ष्मी के नाम से भी आता है, तो इनका पूरा नाम है मदुरई षणमुखादेवी सुब्बुलक्ष्मी। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 218 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है सुब्बुलक्ष्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंद्राणी रहमान भारत में किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? भरतनाट्यम नृत्य या ओडिशा नृत्य? तो ये आपके दो नृत्य दिए गए, क्या दोनों से थी या एक से थी या दोनों में से किसी से नहीं थी? तो इसका सही जवाब है कि ये भरतनाट्यम से भी थी, उड़ीसा से भी थी। तो किससे थी? फर्स्ट और सेकंड दोनों से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे दोस्तों? पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? बांसुरी, सारंगी, गिटार या दोस्तों सरोद से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारंगी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोग पढ़ते जाइएगा और आंसर देते जाइएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चनों की श्रृंखला है ज़्यादा, तो हम सोचते हैं कम समय में यह वीडियो आप लोगों के लिए कम से कम समय में 100 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइड जुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी, मनीष सिसोदिया, अमिताभ घोष या दोस्तों शशि थरूर? बताइएगा। तो जो लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शशि थरूर। भोगोली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए बिहू, तो आप लोग सभी जानते हैं बिहू जो है ये आपका असम में मनाया जाता है। जब असम में मनाया जाता है तो भोगली बिहू जो है इसका पूरा नाम है। अब ये मत समझिएगा कि भोगली बिहू दे दिया तो आपका वो बिहू तो मैंने असम पढ़ा था लेकिन भोगली बिहू तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बिहू जो है उसी को हम भोगली बिहू इसका पूरा नाम है। तो ये आपका असम में मनाया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को पता हो क्योंकि मैंने इसको पार्ट 3 में ही बताया था। नेक्स्ट है दोस्तों कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? बताइए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे हैं, तो इसे भी तो आप बता सकते हैं, दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? माथेरान दोस्तों, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो जो लोग ऑप्शन डी बताएंगे महाराष्ट्र, तो सभी का आंसर सही है। तो माथेरान नामक हिल स्टेशन आपके महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है हम्पी के खंडहर किस राज्य में संबंधित है? देखिए हम्पी के स्मारक भी हम बोल सकते हैं या दोस्तों हम्पी के खंडहर भी कह सकते हैं। तो हम्पी से संबंधित जो भी आपसे पूछा जाए वो आपका कर्नाटक में स्थित है। हम्पी के स्मारक कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? दोस्तों विरासती स्थल पूछा है जो कि मध्य प्रदेश का है। जैसे कि एक हम्पी से बात करें तो हम्पी क्या मध्य प्रदेश का है? बताइएगा आप लोग। अभी हम जस्ट आपको बताएं कि हम्पी मध्य प्रदेश का, तो हम्पी तो आपका कर्नाटक का है। सासाराम बात करें तो सासाराम तो आपका बिहार का है।
सासाराम कहाँ का, बिहार का है। अब आपका बचा भीमबेटका और लेपाक्षी, तो ना ही लेपाक्षी है तो कौन सा बचेगा आपका, भीमबेटका बचेगा। तो क्वेश्चन को हमेशा जब भी आप पढ़ा करें तो पहले ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिया करें। यदि आप ऑप्शन को कट करना सीख गए तो आंसर आपको ऑप्शन से ही निकल के आएगा। जैसे कि यहाँ से मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से मैंने आपको 2 कट करवा दिए, हम्पी और सासाराम, क्योंकि मुझे पता था कि हम्पी आपका कर्नाटक में है, सासाराम बिहार में है। तो बचा भीमबेटका लेपाक्षी, तो ए और डी में से तो हो ही नहीं सकता है, या तो बी होगा या तो सी होगा। तो मुझे पता है कि भीमबेटका आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। क्लियर, चलिए, जो कि विरासती स्थल में शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 227, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण, पोखरण किस राज्य में स्थित है। देखिए पोखरण, ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि पोखरण कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान में है। तो 227 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू, जेएनयू के बारे में आपने पता है, सुना ही होगा। आप लोगों ने न्यूज़पेपर की कटिंग में जेएनयू के बारे में सुनते हैं कि इतने दोस्तों बच्चे वहाँ से पास हुए हैं। तो जेएनयू स्थित है। तो आपसे जब जेएनयू को फुल फॉर्म यदि पूछ दे तो आप बता सकते हो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरी इजी क्वेश्चंस, बुलंद दरवाजा आप लोगों से पूछा है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस का आंसर मुझे ही बताना पड़ेगा क्या, तो ये तो क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हो। तो जो लोग ऑप्शन डी बताएंगे फतेहपुर सीकरी, उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है, बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उदंग मंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है। ऊटी, तो आप लोगों ने सुना होगा कि मैं भाई ऊटी जा रहा हूँ, तो ऊटी जा तो रहे हो पर ऊटी किस राज्य में स्थित है ये भी तो पता होना चाहिए मेरे भाई। तो आप सभी को पता होगा कि ऊटी जो है वो आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, द किस ऑफ लाइफ, द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। डिनो मोरियो, संजय सूरी, इमरान हाशमी या जॉन अब्राहिम, जॉन अब्राहिम। तो क्वेश्चन नंबर 231 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इमरान हाशमी। इमरान हाशमी की आत्मकथा का नाम है द किस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहाँ स्थित है। आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है या दोस्तों सिक्किम है। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है। तो दार्जिलिंग आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल स्थित में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे आप जनरल आपसे चाहे छोटा इमामबाड़ा पूछ दे और चाहे आपसे दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा पूछ दे या आपसे बड़ा इमामबाड़ा पूछ दे, तो आपका जवाब एक ही होगा और वो हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा ये दोनों दोस्तों आपके लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पर है, लखनऊ में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा दोनों आपके लखनऊ में स्थित हैं। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे हैं, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस यदि आपसे एग्जामिनर पुनः फिर से एग्जाम में यदि पूछता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंडिडेट इन क्वेश्चनों का आंसर गलत करेगा, और वो जीके जीएस में बहुत ही अच्छा स्कोर करेगा यदि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम ने फिर से आप लोगों के एग्जाम में पूछ दिए। तो बताइएगा फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 234 का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है। हाथी गुफा बताएंगे सभी पर दोस्त, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है। हाथी गुफा क्वेश्चन नंबर 235 का आंसर करेंगे सभी पर दोस्त फटाफट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है हाथी गुफा, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथी गुम्फा, और आपने हाथी गुम्फा का अभिलेख के बारे में भी सुना होगा। तो हाथी गुम्फा जो है आपके उड़ीसा में स्थित है। 235 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 236, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित हैं। लद्दाख, कश्मीर, कुल्लू या लाहौल स्पीति। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 236 का। तो जो लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं कश्मीर, तो उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है, कश्मीर में स्थित है गुलमर्ग। तो गुलमर्ग से ही दोस्तों आपको समझ में आ गया कि कश्मीर की बात हो रही है। नेक्स्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक थे। मैंने आपको बताया भी था कि उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वो तबला वादक थे। कौन थे, तबला वादक। तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन क्या थे, एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे। अगला है
कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। कंबोडिया में दोस्तों, कंबोडिया में एक भारतीय द्वारा स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना, तो वो कौन सा मंदिर है? बोरोबुदुर का मंदिर है, आनंद मंदिर है, सित्तनवासल मंदिर है, या दोस्तों अंकोर वाट मंदिर है? तो जी हाँ, जो लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, ऑप्शन डी बता रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, कंबोडिया स्थित, देखिए यहाँ पे एग्जामिनर ने फिर वही क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है कि बताइए कंबोडिया मंदिर किस देवता को समर्पित है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कंबोडिया में कौन सा मंदिर है, तो आपको पता चला कि अंकोर वाट मंदिर है। अब वही क्वेश्चन एग्जामिनर ने फिर से पूछ दिया कि अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन है विष्णु, सूर्य, शिव और गणेश को। अब आपको बताना है ये किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है। 239 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? जैसे कि आप सभी जानते हैं मक्का मदीना, तो मक्का मदीना आपके कहाँ पर है? मक्का, तो ये आपके जो लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं सऊदी अरब, तो सभी का सही आंसर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एलिफेंटा पास, या हम बोल सकते हैं एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, चाइना में है, या दोस्तों इंडिया में है, यानी कि भारत में है। तो कहाँ पर है एलिफेंटा गुफाएं? श्रीलंका में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंटागन किस देश में स्थित है? पेंटागन दोस्तों, पेंटागन जो है वो किस देश में स्थित है? अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, या दोस्तों रूस में है? तो याद रखिएगा, पेंटागन जो है दोस्तों आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलेसी पैलेस कहाँ पर स्थित है? एलेसी पैलेस कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, या दोस्तों स्पेन में? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, एलेसी पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई म्यूजिक माई लाइफ, जस्टिस फॉर द जज, सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। आंसर मिल गया ना। कई बार एग्जाम में दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में सुना होगा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, कई बार सुना होगा। तो ये किसकी है? यही तो है महात्मा गांधी की आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। चलिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जामिनर हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट करता है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है दोस्तों लीनिंग टावर ऑफ पीसा। जैसे कि आप सभी को पता है पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है कि इटली में स्थित है। तो पीसा जब आपका इटली में स्थित है तो इसका लीनिंग टावर है जो वो भी कहाँ पर होगा? लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। हारिका द्रोणावल्ली, कोनेरू हम्पी, भक्ति कुलकर्णी, तानिया सचदेवा। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 246 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कौन है? कोनेरू हम्पी हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर करते रहेंगे दोस्तों और आगे हम बढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एवं संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 247, वांचो क्या अरुणाचल प्रदेश का है? तो जी हाँ बिल्कुल सही है। गिद्दा कहाँ का है दोस्तों? पंजाब का है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी आपके दो ऑप्शंस और दिए गए, आइए जानते हैं। घूमर, घूमर कहाँ का है? बिहार का है। नोंगक्रेम, देखिए नोंगक्रेम मैंने आपको बताया था कहाँ का? मेघालय का है। लेकिन घूमर जो है वो बिहार का नहीं है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। झुकी हुई लाट के लिए पीसा कहाँ स्थित है? देखिए वही पूछा, झुकी हुई लाट यानी भी झुकी हुई मीनार, तो आपकी पीसा कहाँ पर स्थित है? इटली में स्थित है। तो 248 का सी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वेलिंग वॉल, वेलिंग वॉल आपका कहाँ पर स्थित है? जेरूसलम, न्यूयॉर्क, मक्का, या दोस्तों मदीना में? तो 249 का कहाँ पर हो जाएगा? जेरूसलम। जेरूसलम में है आपका वेलिंग वॉल जो कि स्थित है। लेकिन यही पूछ दिया कि जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? जेरूसलम, देखिए आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि जेरूसलम किसका तीर्थ स्थल है। ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, मुस्लिम का भी है, तो हम कह सकते हैं इन तीनों धर्मों का है। किसका? तीनों धर्मों का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? देखिए आपसे पूछा पेंटागन, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि पेंटागन जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? यूएसए। और वाशिंगटन आपका कहाँ? यूएसए में ही है। तो आपका ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आपसे क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है पूछा है। क्रेमलिन की यदि हम बात करें तो क्रेमलिन जो है आपका, ये आपका मॉस्को, मॉस्को अपनी रूस में ही स्थित है।
बात करते हैं बिग बैन। बिग बैन आपका दोस्तों लंदन में ही स्थित है, लेकिन जो पोर्सेलियन टावर है ये आपका काहिरा, और मिस्र की राजधानी काहिरा, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यही तो पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। 251 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 252 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, अंकोर वाट मंदिर मैंने आपको बताया था ना, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा क्या सुमेलित नहीं है? बोरोबुदुर मंदिर। बोरोबुदुर मंदिर की यदि बात करती है, अभी मैंने आपको बताया था ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। और नेक्स्ट आता है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर। क्या मीनाक्षी मंदिर भारत में स्थित है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, मीनाक्षी मंदिर आपका भारत में स्थित है। लेकिन दांत का मंदिर आपका म्यांमार में स्थित नहीं है, तो यही आपसे पूछा है, जो कि सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एफिल टावर। एफिल टावर आपका कहाँ पर है? फ्रांस, पेरिस में स्थित है। आपसे पूछा है एफिल टावर के डिजाइनकार कौन थे? सर गुस्ताव एफिल, जॉर्ज स्टैनली, हेनरी मिलर, या इनमें से कोई नहीं? तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर गलत देगा। तो एफिल टावर जो है वो सर गुस्ताव एफिल के ही नाम से है, इसीलिए लास्ट में एफिल लगा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, या दोस्तों महाराष्ट्र? तो 254 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? पद्मा सुब्रमण्यम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 255 का। तो याद रखिएगा, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं पद्मा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है 256, पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ, यह भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? ये देखिए, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन को आगे भी पूछे जाने की संभावना है? तो क्या पूछ सकता है, तो आप खुद समझ सकते हो कि पंडित बिरजू महाराज का निधन कब हुआ था, यही आपसे पूछ सकता है। तो ये जो आपका ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ, इसको आप एक अलग से क्वेश्चन मार के अपने कॉपी में नोट बना के लिख लीजिएगा कि पंडित बिरजू महाराज का निधन जनवरी 2022 में हुआ था। आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन के 110% है पूछे जाने के चांस। कि चलिए बताइएगा पंडित बिरजू महाराज का निधन कब हुआ था? 2018, 19, 20, 21, 22 ऐसे ऑप्शन देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 2022 में हुआ था। और ये किससे संबंधित रखते थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि एग्जाम ने खुद आपसे इसमें पूछा है। तो ये कथक थे, क्या थे? कथक नृत्य करते थे पंडित बिरजू महाराज, जिनका भी 2022 में निधन हुआ है हाल ही में। क्लियर? तो 256 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 257, पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पट्टदकल। पट्टदकल की यदि बात करें तो पट्टा काल के स्मारक आपके कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? मनिका बत्रा पूछा गया है, टेबल टेनिस है, मुक्केबाजी है, कुश्ती है, या बैडमिंटन से है? बताएंगे सभी पर दोस्त। और याद रखिएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो मनिका बत्रा का संबंध है दोस्तों टेबल टेनिस से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर? मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को लगाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है, विंग्स ऑफ फायर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को एग्जाम में रिपीट करके पूछा है। अगला है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें पता चलता है कि ये दोस्तों आपके किस राज्य में अक्सर बोले जाते हैं, लेकिन यहाँ से आपसे पूछा है शास्त्रीय नृत्य से। तो कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो वो है मोहिनीअट्टम, उड़ीसा, कुचिपुड़ी, या दोस्तों मणिपुरी? तो 260 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? किशोर कुमार, प्रणब मुखर्जी, काशीनाथ घाड़ेकर, या सुनील छेत्री? तो 261 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोर कुमार एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक होने के साथ साथ एक प्रमुख अभिनेता भी थे। नेक्स्ट है दोस्तों, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? जो कि अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में अच्छे एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो जो लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं किशनगढ़ शैली, तो उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है बनी ठनी
आपका किशनगढ़ शैली से सुप्रसिद्ध एक चित्रित कला है। नेक्स्ट है कांगड़ा। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? कांगड़ा चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से है। अब पूछा है कि कांगड़ा चित्र शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? ऑप्शन दिए गए हैं, बताएंगे सभी पर दोस्त। पौराणिक कथाओं एवं रीतकालीन नायक नायिकाओं की, युद्ध दृश्यों की, पशु पक्षियों की, या दैनिक क्रियाकलापों की। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 264 का आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौराणिक कथाओं और रीतकालीन नायक नायिकाओं की। नेक्स्ट आता है गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? गुजराती में अब आप लोगों से पूछा है तो यह आपकी है प्राकृतिक रचनाओं पर आधारित। किससे है? प्राकृतिक रचनाओं पर आधारित है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों सुमेलित नहीं, आपकी चित्रकारी कलाएं दी गई हैं जो कि राज्यों से दर्शाई गई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी चित्रकारी कला जो है वो आपके इस राज्य से सुमेलित नहीं है। मधुबनी। मधुबनी की बात करें तो मधुबनी दोस्तों आपका बिहार की है। पिछवाला चित्रकारी गुजरात की है। फुलकारी हरियाणा की है। लेकिन कलमकारी जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश की नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आपका इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मधुबनी बिहार की है, फुलकारी हरियाणा की है, कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। लेकिन पिछवाल जो है चित्रकारी ये आपके गुजरात की नहीं है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका रहेगा। अगला है दोस्तों 267 नंबर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियाँ हैं को दर्शाते हैं? जैसे दोस्तों हम कांगड़ा की यदि बात करें, अभी हम आपको बताए थे किससे है? कांगड़ा चित्रकला है। जब कांगड़ा चित्रकला है तो आपका कांगड़ा भी आ गया, मुगल भी आ गया, राजपूत भी आ गया और पहाड़ी भी आ गया। तो यह भी आपका चित्रकला से ही संबंधित होगा। तो 267 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? ये कृतियां हैं, आप बतानी है आपको किसकी हैं? नंदलाल बोस, सतीश गुजराल, जैमिनी राय या एम.एफ. हुसैन की हैं? तो इसका सही अब आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है असम की अम्बुबाची त्योहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? असम का अम्बुबाची त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? दिसंबर, मार्च, जनवरी या दोस्तों जून में? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 269 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है जून में मनाया जाता है। किस माह में? जून के माह में अम्बुबाची त्योहार मनाया जाता है, जो कि असम का है। एलिफेंट्स बॉथिंग इन ग्रीन पुल भारत के किस राज्य में निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पुल यह किस चित्रकार की चर्चित एक कृति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृता शेरगिल की। किसकी है दोस्तों? अमृता शेरगिल की है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों औरत नामक चित्र। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? नंदलाल बोस ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, जैमिनी राय ने या दोस्तों सतीश गुजराल ने? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 271 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थे रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे काला चांद। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? बताएंगे कुछ सभी पर दोस्त। तो ये भी आपका सतीश गुजराल का है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बागू रुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बागू रुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? कौन सा सर्प जो है वो नौका दौड़ यानी कि नावों की दौड़ भारतीय खेल है? खो खो है, वल्लम कल्ली है, मलखम्ब है या दोस्तों मैदानी हॉकी है? तो 274 का सही जवाब हो जाएगा वल्लम कल्ली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, बिहार या दोस्तों मेघालय? तो 275 का सही जवाब बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो जो लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं छत्तीसगढ़, उन सभी का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए काजीरंगा तो मैंने तो नहीं बताऊंगा, ये आपका असम का स्थित है, सभी को पता होगा। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। आपके जितने भी
भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी आपके पक्षी विहार हैं, जितने भी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, ये एक टॉपिक है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ स्टैटिक्स जीके की ही क्लास में, क्योंकि ये आपका रिवीजन वाला है जो कि अंतिम सेशन चल रहा है। तो आपको दोस्तों जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, उन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिएगा, आपको दोस्तों सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो काजीरंगा कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? असम में हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? ये तो बिल्कुल ईजी है, भरतपुर में स्थित है। भरतपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर। क्लियर? चलिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। नंदा देवी, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदा देवी से आपको समझ में आ गया होगा कि नंदा देवी कहाँ पड़ता है आपका? उत्तराखंड। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। चलिए, अगला है दोस्तों मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मानस भी आपका दोस्तों असम में ही स्थित है। कहाँ पर है? मानस असम में है। काजीरंगा भी असम में है। नेक्स्ट है दोस्तों, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा को, गिर को, रणथंभौर को, या दोस्तों कार्बेट। अब देखिए, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी दोस्तों आपके उत्तराखंड में ही है। तो 280 का हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा यानी कि असम में अभ्यारण्य राइनो जो है वो काजीरंगा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स जानते हो? फूलों की घाटी। वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली मीन्स होता है घाटी, फ्लावर्स माने फूल। फूलों की घाटी आपकी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? यानी कि बोल सकते हैं कहाँ पर स्थित है। जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि फूलों की घाटी भी हम उत्तराखंड को ही कहते हैं। फूलों की घाटी हम किसे कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 282। मदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। दोस्तों मदुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए, गवलों यानी बाइसन के लिए, पक्षियों के लिए, या दोस्तों हाथियों के लिए? देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। देखिए, जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप लोगों को क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना है कि एक एक शब्द आपको बारीकी से समझ में आ जाए। पहले तो ऑप्शन को कट किया करो। यहाँ पर क्या पूछा है? पशु विहार है, तो पक्षी का तो कोई नाम ही निशान ही नहीं होगा, पक्षी से तो संबंधी भी नहीं है। तो या तो व्याघ्र होगा, गबलो होगा, या हाथी होगा। तो एक ऑप्शन आपका कट हो गया ना। तो 282 का जो सही जवाब है वो है व्याघ्रों के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों गिर। जो गिर है आपका, ये आपका गुजरात में स्थित है। तो गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और यह किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया गिर कहाँ पर पड़ता है, गिर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, गिर कहाँ है, गिरवन कहाँ है, ये सारे गुजरात में स्थित हैं। गिर से संबंधित आप गुजरात ही समझेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य जितने भी हैं सारे आपसे एग्जामिनर पूछता रहता है हमेशा एग्जाम में। तो नामदफा आपका कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको कोई भी कैंडिडेट गलत नहीं करेगा। बताएंगे प्रश्न नंबर 285 का। वंदे मातरम किसने स्रोत गान किसने लिखा था? वंदे मातरम किसने लिखा था? देखिए, भगत सिंह ने तो लिखा नहीं था, ना ही बाल गंगाधर तिलक ने, ना ही महात्मा गांधी ने। तो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम किसने गाया था या किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 286। डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? डाम्फा, डाम्फा पूछा है दोस्तों। ये आपका मिजोरम में स्थित है, याद रखिएगा। डाम्फा जो है आपके कहाँ पर है? मिजोरम में स्थित है। तो 286 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के लिए अंतर्गत नहीं आता है? कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कार्बेट, या केबुल लामजाओ? तो वो कौन सा है दोस्तों? केबुल लामजाओ, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। केबुल लामजाओ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो वो किसके लिए है? महेश्वर मछली के लिए है, एशियाई हाथियों के लिए है, कस्तूरी मृग के लिए है, या दोस्तों चीतल के लिए है? तो 288 का सही जवाब आपको बताना है। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। 288 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपके एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 289। राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य को सूची सेकंड से राज्य और राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य से आपको सम्मिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। दोस्तों आपको बताना है, ये आपके ऑप्शन है, आप लोगों को सही मिलान करना है। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका सही जवाब क्या रहेगा? सही मिलान करना है आप लोगों को। तो बताएंगे कि कांगेर राष्ट्रीय वन, घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ पर स्थित है? तो पता होना चाहिए दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन ये आपके दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है।
नागरहोल राष्ट्रीय वन। नागरहोल की यदि हम बात करें तो दोस्तों ये आपके कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में स्थित है। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य ये आपका दोस्तों हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ए का 4, बी का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर से आपको वन्य जीव और सूची राज्य से संबंधित सही मिलान करना है। प्रश्न नंबर 290 ये दिया गया। इसे तो आप लोग कर ही सकते हो। आप लोगों को यदि 2-3 भी पता हो गए ना तो भी आप लोग इसको कर सकते हो। तो प्रश्न नंबर 290 का आपको सही आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 290 का बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, सही आंसर करेंगे। पेरियार, पेरियार की बात करें तो पेरियार आपकी झील भी है। पेरियार नदी जो है आपकी कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि पेरियार आपका केरल में स्थित है। तो आपका सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, नामदफा की बात करें तो नामदफा आपका दोस्तों कहाँ पर है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में। और केबुल लामजाओ आपका मणिपुर में है। केबुल लामजाओ कहाँ पर दोस्तों? मणिपुर में। तो आपका क्या हो जाएगा? ए का आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा आपका 3। याद रखिएगा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, पेरियार केरल में है और केबुल लामजाओ मणिपुर में है। क्लियर? चलिए, तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी एंड स्टॉलिन पुस्तक किसकी कृति है? गांधी एंड स्टॉलिन, गांधी एंड स्टॉलिन किसकी कृति है? लुइस फिशर है, गुन्नार मिर्डल है, विनोबा भावे है, एम.एन. रॉय हैं। 291 का आंसर बताना है आप लोगों को, जल्दी से फटाफट। तो ये दोस्तों लुइस फिशर की है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए लुइस फिशर बाय गांधी एंड स्टॉलिन। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप लोग। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजदीप सरदेसाई, करण थापर, कुलदीप नायर या संजय बारू? बताएंगे 292 का। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा संजय बारू। ऑप्शन डी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू हैं। अगला प्रश्न है 293, फ्रीडम इन एग्जाइल। एग्जाइल मीन्स क्या होता है दोस्तों? वनवास होता है। तो फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? दलाई लामा, अबुल कलाम आज़ाद, नेल्सन मंडेला, शशि थरूर? तो 293 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा की है। नेक्स्ट आता है 294, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने? बताएंगे। इसका सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन डी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम रिपीटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। ऑप्शन सी, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इंडिया विंस फ्रीडम बाई आत्मकथा किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। नेक्स्ट है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया दोस्तों मार्क तुली की है। किसकी है? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? मार्क तुली ने। तो 296 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा। दोस्तों खुशवंत सिंह की पुस्तक का क्या नाम है? द लास्ट मूर लास्ट साई, लव एंड लिटिल मैलिस, द एंड ऑफ रेसिज्म या बुरियल एट सी? बुरियल एट सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लव एंड लिटिल मैलिस जो है ये है खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए मालगुडी डेज। ए मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मुल्क राज आनंद, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आर के नारायण, आर के लक्ष्मण या मुकुल केशवन है? बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर के नारायण। आर के नारायण ने लिखी है मालगुडी डेज। ये मालगुडी डेज के रचनाकार हैं आर के नारायण। 298 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इग्नाइट माइंड्स। इग्नाइट माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा है। इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? विक्रम सेठ, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम, अनीता देसाई? तो 299 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम है इग्नाइटेड माइंड्स। गुलामगिरी का लेखक कौन था? आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की इस क्लास का। 300 नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। 300वां प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या दोस्तों पेरियार या पेरियार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले।
जुतवा फुले इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 301। तो आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों यहीं से हम पुनः क्लास को स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 301 से। तो आज हमने दोस्तों 100 प्रश्नों को दोस्तों कंप्लीट फिर कर लिया है। तो अभी तक की हमने दोस्तों 4 क्लासों में लगभग 300 प्रश्नों को दोस्तों टोटल कवर कर चुके हैं। अब बाकी के दोस्तों आपके 200 क्वेश्चंस और बचे हैं, क्योंकि इस बुक में आपके टोटल जो प्रश्नों की संख्या वो है 492। तो लगभग आप नहीं कह सकते हैं लगभग 500 प्रश्न हैं। तो 492 क्वेश्चन यानी कि आपकी 2 वीडियोज़ और आएंगी और 2 वीडियोज़ आने के बाद आपकी ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिएगा दोस्तों आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इन 100 प्रश्नों में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा है तो कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे दोस्तों अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी बताएं, स्कोर भी लिखना ना भूलें। और ऐसे ही रोज़ाना आप वीडियोस आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि हम आप लोगों के लिए पर डे वीडियो ऐसी कंटिन्यू लाते रहें। तो चलिएगा दोस्तों आज की सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। प्रश्न नंबर 301 से फिर से हम पुनः स्टार्ट करेंगे और कल की क्लास में हम आप लोगों के लिए पुनः फिर से 100 प्रश्न और लेकर आएंगे, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।